तो आज फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन। और ये स्टार्ट होगा हम लोग का विजन आईएएस का जो फरवरी मंथ का है वो देखेंगे आज कितना हो पा रहा है, और इसी हिसाब से हम लोग फिर सेकंड पार्ट में करेंगे या फिर कंप्लीट हो पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। क्यों ये चर्चा में रहा है, तो पहले उसकी बात करें तो विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने भारत की नेबरहुड पॉलिसी पर अपनी 22वीं रिपोर्ट में शामिल ऑब्जर्वेशन या सिफारिशों की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की रिपोर्ट पेश की गई है, उसकी 22वीं रिपोर्ट है, वो प्रस्तुत किया गया है, इसलिए न्यूज में आया ये। अगर बात करते हैं हम लोग की भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत प्राथमिकता वाले देश कौन कौन से हैं, तो जो नेबर में है वो जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, आपका म्यांमार है, श्रीलंका है, ये सारे नेबरहुड है इसकी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पहले नेबरहुड पॉलिसी देखना, नेपाल है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करें तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी 2008 में विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में अपनाया गया। इस नीति में पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने पर जोर दिया गया। इसका आधार पड़ोसी देशों के साथ परस्पर परामर्श और गैर पारस्परिक परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाया गया। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मजबूत संबंध बनाएंगे अपने पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ। और इसका आधार क्या होगा, तो परस्पर परामर्श होगा हम लोग का, गैर पारस्परिक या निस्वार्थ हम बोल सकते हैं, परिणाम उन्मुखी दृष्टिकोण होगा। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में लाभ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उदाहरण के लिए बेहतर कनेक्टिविटी बनाएंगे हम अपने पड़ोसी देशों के साथ, उन्नत अवसंरचना बनाएंगे, विविध क्षेत्रों में मजबूत विकास का सहयोग करेंगे, सुरक्षा और व्यापक तौर पर लोगों के बीच परस्पर संपर्क स्थापित करेंगे। ये सब इत्यादि आधार हमारे हैं कि मतलब अपने पड़ोसी देशों के साथ कनेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, संपर्क स्थापित करने के लिए। यह समय के साथ लगातार विकसित होने वाले एक गतिशील नीति है जो दक्षिण एशिया में भारत के नए हितों और उभरती क्षेत्रीय परिस्थिति के साथ समन्वय स्थापित करती है। ये लाइन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। समय का लगातार विकसित होने पर गतिशील नीति, दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया में भारत ही ऐसा देश है जो मतलब उभरती हुई परिस्थितियों को संभालने के लिए, या फिर हम बात करें तो ये पूरे कॉन्टिनेंट जो दक्षिण एशिया है, जो सारे देश हैं, उस देश में सबसे भौगोलिक क्षेत्र में बात करें तो, इकोनॉमिक में बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें तो इसका जो जीडीपी है सबसे ज्यादा भारत के है, तो इसमें इसका क्षेत्रीय अवस्थिति को बनाए रखने के लिए भारत उभरता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका महत्व क्या है, नेबरहुड पॉलिसी का महत्व है आपका सामरिक आवश्यकता की पूर्ति, पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना, सॉफ्ट पावर प्रभाव को बढ़ावा देना, और क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण, ये नेबरहुड पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति मतलब चीन जैसे बाहरी शक्ति का मुकाबला करने और भारत स्वतंत्र एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में विजन का बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया में उन्नत क्षेत्रीय एकीकरण महत्वपूर्ण है। चीन को काउंटर करने के लिए, सिंपल से समझे अगर, चीन को काउंटर करने के लिए जरूरी है कि हम लोग को पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर करना, चीन जैसी बाहरी शक्ति का मुकाबला करने और भारत के स्वतंत्र एवं खुले हिंद महासागर हिंद प्रशांत क्षेत्र के विजन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया में उन्नत क्षेत्रीय एकीकरण महत्वपूर्ण है। भारत के लिए वैश्विक गवर्नेंस प्रणाली और यूएनएससी, आईएमएफ जैसी संस्थाओं में सुधार के लिए आवाज उठाने हेतु पड़ोसी देशों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है। इन सब में ये जो वैश्विक गवर्नेंस प्रणाली है, जैसे यूएनएससी है, आईएमएफ है, इन सब संस्थाओं में अगर भारत सुधार के लिए आवाज उठा रहा है तो पड़ोसी देशों के साथ सहयोग मिलना महत्वपूर्ण है। बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना, यह नीति क्षेत्रीय या उप क्षेत्रीय संगठनों जैसे सार्क, बिमस्टेक आदि के माध्यम से बहुपक्षवाद को मजबूत करने में भी सहायता प्रदान करेगी।
सॉफ्ट पावर का प्रभाव बढ़ाना। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध इस क्षेत्र में इसके विविधता पूर्ण सांस्कृतिक मूल्यों और सॉफ्ट पावर प्रभाव को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट पावर भारत के समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक संबंध के मूल्य और सॉफ्ट पावर प्रभाव को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। शांति और सहयोग आधारित क्षेत्रीय संबंधों का सफल प्रबंधन भारत को एक जिम्मेदार एवं क्रिएटिव अभिकर्ता के रूप में स्थापित करता है। शांति और सहयोग आधारित क्षेत्रीय संबंधों का सफल प्रबंधन भारत को एक जिम्मेदार और क्रिएटिव अभिकर्ता के रूप में स्थापित करता है। भारत की ऐसी छवि उसकी वैश्विक नेतृत्व संबंधी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बेहतर विश्वास और सहयोग सुरक्षा संबंधी पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक खतरों से निपटने की क्षमता प्रदान करता है। संसाधनों की कमी, अवैध प्रवास, जलवायु परिवर्तन आदि ऐसे गैर पारंपरिक खतरे हैं जिनसे निपटने के लिए परस्पर सहयोग की आवश्यकता है। पड़ोसी जब जो कोई भी हमारे आपदा अगर आती है हमारे, जैसे अवैध प्रवास हो गई, जलवायु परिवर्तन के मामले में हो गए, इन सब से अगर गैर पारंपरिक कोई भी खतरे आते हैं तो इससे निपटने के लिए सबसे पहले हमारे सहयोगी ही काम आएंगे, पड़ोसी ही काम आएंगे। परस्पर सहयोग इसलिए इन लोगों से आवश्यक है। भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद रोधी प्रयास, उग्रवाद रोधी विरोधी अभियान या अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने आदि के संदर्भ में परस्पर सहयोग बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इन सब से निपटने के लिए आतंकवाद से निपटना है, उग्रवादी विरोधी अभियानों से निपटना है, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के लिए, इन सबसे निपटने के लिए हमें क्या करना है? सबका सहयोग हमें जरूरी है। भारत के लिए क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन नामक विजन को बढ़ावा दे रहा है। बात करें अगर और भी क्या इंपॉर्टेंस है, तो आर्थिक विकास में सहयोग या नीति क्षेत्रीय व्यापार, निवेश और सीमा पर अवसंरचना की वृद्धि की सुविधा प्रदान करती है। इससे आर्थिक समृद्धि व रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है और जीवन स्तर में सुधार होता है। ये भारत के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु भी महत्वपूर्ण है। इस विशेष रूप से महत्वपूर्ण जल विद्युत क्षमता वाले उत्तरी पड़ोसी देश जैसे नेपाल और भूटान के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिनके साथ भारत विद्युत व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। भारत के पूर्व में विकासात्मक कमी को दूर करने के लिए पड़ोसियों के साथ सक्रिय सहयोगी भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए कलादान मल्टी मॉडल परियोजना, बांग्लादेश से होते हुए अखौड़ा अगरतला रेल लिंक का निर्माण इत्यादि। चुनौतियां क्या क्या हैं भाई इन लोगों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ क्या क्या चुनौती है? तो सब देशों के साथ अलग अलग चुनौती है। जैसे अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक अनसुलझे विवाद, पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अनसुलझे सीमा विवाद के परिणाम स्वरूप लगातार तनाव और अविश्वास उत्पन्न हुए हैं। पाकिस्तान के साथ तो ये मामला है। कभी कभी पड़ोसी देशों में भारत विरोधी भावनाएं भी जन्म लेती है और द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। इसका कारण है भारत का विशाल आकार और इसकी सामरिक अवस्थिति का फलस्वरूप पड़ोसी देशों के कथित बिग ब्रदर बिग ब्रदर अवधारणा का निर्मित होना। पड़ोसी देशों के साथ जुड़ाव के लिए 5S सिद्धांत पे काम करना है, उनका रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना है, संवाद करना है, शांति बनाए रखना है, समृद्धि और संस्कृति। इन 5 सिद्धांत पे हम लोग 5S पे हम लोग काम कर रहे हैं। बात करें तो भारत की घरेलू राजनीति और संघीय गतिशीलता भी इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के एक निर्धारक के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए तमिल भावनाएं भारत की श्रीलंका संबंधी नीति का निर्धारण करती है। पर पड़ोसी देशों के साथ गतिशीलता, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासन व्यवस्था और आंतरिक संघर्ष दीर्घकालिक परियोजनाओं के संदर्भ में निरंतर सहयोग एवं कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं। उदाहरण के लिए
अफगानिस्तान और म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता के कारण विविध परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा आई है। पड़ोसी देशों में सत्ता का परिवर्तन का भारत के साथ उनके द्विपक्षीय संबंधों का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए मालदीव में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत मालदीव संबंधों में पैदा हुए हालवीय तनाव, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्ष के कारण आतंकवाद एवं पड़ोसी देशों के से अवैध प्रवासन को बढ़ावा मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप देश में आतंकवादी और उग्रवादी हमलों का खतरा बढ़ जाता है। भारत की सीमित क्षमता और संसाधन, विकासात्मक परियोजना के कार्यान्वयन में देरी से निराशा व अविश्वास पैदा हो सकता है। साथ ही इस क्षेत्र में भारत का प्रभाव भी कम हो सकता है। बहुपक्षवाद का कमजोर होना, सार्क जैसी निष्क्रिय क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्थाएं भारत पाकिस्तान तनाव से प्रभावित है। इससे क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता सीमित हो गई है। संसदीय समिति की मुख्य सिफारिश, विकासात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन, सीमा पार अवसंरचना और कनेक्टिविटी, विकास निधि, और क्या है पॉइंट पहले देख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्षेत्रीय फ्रेमवर्क की समीक्षा और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की स्थान पर साथ समन्वय। बात करते हैं संसदीय समिति की सिफारिशें क्या है। तो उनका सिफारिश है कि विकासात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन विदेश मंत्रालय को पड़ोसी देशों के साथ अलग अलग मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विशिष्ट पहलों, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की पहचान करने के लिए एक सेल की स्थापना करनी चाहिए। विविध विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी तथा उनके समय पर कार्यान्वयन के लिए संयुक्त परियोजना या निगरानी समिति और निरीक्षण तंत्र को मजबूत करना चाहिए। सीमा पार अवसंरचना और कनेक्टिविटी, इसके लिए भारत को निवेश में वृद्धि करनी चाहिए और संसाधनों के एकत्रीकरण करना चाहिए। साथ ही इन सबसे बढ़कर सीमावर्ती क्षेत्रों में क्षेत्रीय अवसंरचना के विकास के लिए अलग अलग केंद्रीय एजेंसियों द्वारा सभी के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और इस ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अवैध प्रवासन का समाधान करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकी परिवर्तन की निगरानी के लिए विदेश मंत्रालय को केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। विकास निधि बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय मंच के तहत कनेक्टिविटी संबंधी और अवसंरचना के लिए एक क्षेत्रीय विकास कोष की स्थापना की विवरता का पता लगाना चाहिए। नेबरहुड पॉलिसी के तत्वावधान में कोविड-19 आपातकालीन कोष की तर्ज पर एक आपदा राहत कोष बनाने की विवरता का भी पता लगाना चाहिए। सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR द्वारा निष्पादन या ललित कला के क्षेत्र में आदान प्रदान, अकादमिक सहयोग और विशेष छात्रवृत्ति योजना को बढ़ावा देना चाहिए। नेबरहुड फंड पॉलिसी के तहत चिकित्सा पर्यटन सहित पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्षेत्रीय फ्रेमवर्क्स की समीक्षा, समसामयिक वास्तविकता के आधार पर इनकी आवधिक समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही निरंतर इन तंत्रों को उन्नत, मजबूत और ऊर्जावान बनाया जाना चाहिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ समन्वय, विदेश मंत्रालय को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बीच समन्वय बनाए रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण क्षमता विद्यमान है। तो ये हमारा था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अगला हमारा टॉपिक है म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था, फ्री मूवमेंट रेजिम विथ म्यांमार। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम और यहाँ से है म्यांमार की सीमा, जिसकी लंबाई है इसके साथ बनती है मिजोरम के साथ 1643 और नागालैंड के साथ 215, मणिपुर के साथ 398, मिजोरम के साथ 510 किलोमीटर की सीमा लगती है ये। न्यूज क्या है रही बात, क्या है न्यूज में, तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही को समाप्त करने का फैसला किया। बताइए, ये खत्म हो जाएगा मुक्त आवाजाही। इस कदम का उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना और म्यांमार की सीमा में लगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए रखना। इसलिए ये मुक्त आवाजाही व्यवस्था को बंद किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग करने का फैसला किया।
वर्तमान में मणिपुर म्यांमार सीमा पर लगभग 10 किलोमीटर के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर म्यांमार के साथ लगी सीमा पर फेंसिंग। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे देश के अंदर 16 किलोमीटर तक आने जाने की अनुमति है। इस व्यवस्था को 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में औपचारिक रूप प्रदान किया गया था। बात करें तो अगर मुक्त आवाजाही व्यवस्था, फ्री, क्या बोलते हैं इसको, फ्री मूवमेंट रेजिम विथ म्यांमार, फ्री मूवमेंट विथ रेजिम निम्नलिखित कारणों से अपनाया गया था। सीमा पर मजबूत निर्जातीय और पारिवारिक संबंध इसलिए अपनाया गया था कि 1826 में अंग्रेजों द्वारा सीमांकित की गई सीमा के एक ही निर्जातीय और संस्कृति के लोगों को उनकी सहमति के बिना ही दो देशों को विभाजित कर दिया गया था। 1826 याद रखना है इसमें बस। इस कारण दोनों देशों ने इस व्यवस्था को अपनाया ताकि लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। सबसे नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, स्थानीय व्यापार और व्यवसाय को बनाए रखना। इस क्षेत्र में सामान, रीति रिवाज और सीमाओं पर लगाने वाले बाजारों के माध्यम से सीमा पार वाणिज्य का एक लंबा इतिहास रहा है। कम आय वाली अर्थव्यवस्था को देखते हुए स्थानीय आजीविका को बनाए रखने में ऐसे आदान प्रदान महत्वपूर्ण है। इसमें के अन्य के मुक्त आवाजाही व्यवस्था ने सहयोग प्रदान किया है। स्थानीय व्यापार और व्यवसाय को ये ध्यान रखना है, व्यवसाय को बनाए रखना। और क्या क्या है इसमें देख लेते हैं इसको फटाफट। बात करें तो मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी कारण क्यों समाप्त किए जा रहे हैं भाई। सबसे पहला कारण तो हो सकता है अवैध प्रवासन हो रहा है, निर्जातीय हिंसा और उग्रवाद बढ़ रही है, म्यांमार के सैनिक का प्रवेश हो रहा है भारत में, म्यांमार में नशीले पदार्थों का उत्पादन की वृद्धि हो रही है। म्यांमार से जिन लोगों को अनियंत्रित अवैध अप्रवासन के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में जनसांख्यिकी बदलाव को बढ़ावा मिल रहा है। अच्छा, चीन लोग, ये एक जाति है। म्यांमार से चीन लोगों को अनियंत्रित अवैध अप्रवासन के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में जनसांख्यिकी बदलाव को बढ़ावा मिल रहा है। निर्जातीय हिंसा और उग्रवाद। मैतेई समुदाय ने पिछले साल के तनाव के कारण कुकी चीन जनजातीय समुदायों के कथित अवैध प्रवासन के जिम्मेदार बताया था। म्यांमार से सैनिक का प्रवेश। मिजोरम में शरण की तलाश में जुटा सैन्य शासन, सैनिकों का भारत में पलायन हो रहा है। इसका भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। म्यांमार में नशीले पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय UNODC बोले तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं हम लोग यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम ने एक रिपोर्ट ने झूठा झूठा सरकार के तहत म्यांमार की राजनीतिक उथल पुथल को आसपास के क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी में वृद्धि से संबंधित बताया था। इस रिपोर्ट के अनुसार झूठा सैनिक व अधिकारी नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त है। और बात करें तो म्यांमार और भारत के संबंधों में अन्य पहलू क्या हैं, तो वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध दोनों देशों में ने 2008 में द्विपक्षीय निवेश संवर्धन समझौते BIPA, बाइलेटरल बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एग्रीमेंट और दोहरा कराधान बचाव समझौता डाटा DTAA पर हस्ताक्षर किए थे। डिफेंस सॉरी DTA का तो कुछ है नहीं, देख लेते हैं इसका क्या है मतलब। डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट ऐसा कुछ हो सकता है, डबल कराधान टैक्सेस बचाव समझौता एग्रीमेंट, ए फॉर एक कुछ होगा। हम्म और भारत और म्यांमार दोनों भारतीय आसियान वस्तु व्यापार और समझौते के हस्ताक्षर भी है। भारत आसियान वस्तु व्यापार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना, दोनों देश कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना आदि के तहत सहयोग कर रहे हैं। बहुपक्षीय, ये तो है आपका क्षेत्रीय परियोजना। बहुपक्षीय, क्षेत्रीय या उप क्षेत्रीय सहयोग, दोनों देश बिम्स्टेक और मेकांग गंगा सहयोग के सदस्य हैं। 2008 और म्यांमार को सार्क में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था।
रक्षा सहयोग की बात करें तो दोनों देशों के बीच भारत म्यांमार द्विपक्षीय सेना अभ्यास IMBEX, इंडिया म्यांमार बाइलेटरल A4 आर्मी एक्सरसाइज नामक संयुक्त सेना अभ्यास आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंध बनाना है और उन्हें बढ़ावा देना है। हमें क्या करना चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए? सीमा प्रबंधन को बेहतर करना चाहिए सबसे पहले, कूटनीति प्रयासों का प्रभाव करना चाहिए और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना चाहिए। सारे इंटरनेशनल लीडर्स में ये सारे पॉइंट को मानेंगे। सीमा प्रबंधन का बेहतर करना, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सीमा पर रहने वाले निवासियों द्वारा भी इस खास यह प्रयास किया जाना चाहिए कि भारत और म्यांमार के बीच की सीमा प्रभावी ढंग से सुरक्षित व विनियमित रहे। भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा के लिए या तो असम राइफल्स को सीमा की सुरक्षा का संपूर्ण अधिकार दे दिया जाए या भारत म्यांमार सीमा पर एक सीमा सुरक्षा बल को तैनात करके सीमा की सुरक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए। सीमा संबंधी अन्य अवसंरचना के साथ साथ एकीकृत चेक पोस्ट के निर्माण में तेज लाने की जरूरत है। कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए म्यांमार के साथ भारत के संबंध में कूटनीति सक्रियता निहित होनी चाहिए। क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संदर्भ में की गई कार्रवाई से होने वाले लाभों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सामाजिक भागीदारी की बात करें तो अगर संवेदनशील मुद्दों और जनजातीय समुदायों के बीच मतभेद, जैसे पिछले साल घटित हुई मणिपुर हिंसा की घटना का समाधान करने के लिए निर्णय लेने में जनजातीय समुदायों को शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये म्यांमार के साथ क्या था वही। फ्रांस के साथ अगर बात करें तो गणतंत्र दिवस के समारोह पर अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस ने रक्षा उत्पाद पर सहयोग के लिए रक्षा औद्योगिक रोडमैप, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप की घोषणा की थी। इन रोडमैप का उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक क्षेत्रों के बीच एकीकरण को और बढ़ाना है, साथ ही सह डिजाइन, सह विकास और सह उत्पाद के अवसरों की पहचान करने के लिए मिलकर कार्य करने की मदद करना है। रक्षा औद्योगिकी सहयोग की बात करें तो वैज्ञानिक, तकनीकी, डिजिटल और मटेरियल साइंस आदि क्षेत्रों में व्यापक प्रगति का समर्थन करेगा ताकि 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार किया जा सके। इसको करके और उसके बाद एंड करते हैं। ये थोड़ा लंबा है, इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे इसको।